हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट यानी सारणिक से महत्वपूर्ण सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है डिटरमिनेंट इतना का वैल्यू है। तो आपको बताते चलें कि डिटरमिनेंट का ऐसा डिफिनीशन बना है कि अगर 2/2 का इस प्रकार का डिटरमिनेंट आपको मिलता है तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार क्रॉस गुणा करके यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तिरछा तिरछी गुणा करके उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा देना है और माइनस का चिन्ह लगाने के बाद इसको तिरछा गुणा करके हल कर लेना है और यही जो है डिटरमिनेंट का वैल्यू दे देगा। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे क्रॉस गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा cos 75 डिग्री इनटू में हो जाएगा cos 30 डिग्री और चूंकि बाय डेफिनेशन साइन यहाँ माइनस का होता है उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऐसे हम लोग गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 75 डिग्री इनटू साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको ध्यान से हम देखें तो ये जो है सीधे फार्मूला पे चला गया है ना। इसका फार्मूला क्या होता है भाई कि cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B और इसका फार्मूला हो जाएगा cos A माइनस B है ना। प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। तो जब माइनस करेंगे तो 75 में से 30 घटाएंगे तो ये भैया हो जाएगा 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो यहाँ हम लोग सीधे 1/√2 कर देंगे और 1/√2 जो है इस ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है डिटरमिनेंट इतना का वैल्यू है। 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को मारना है टिक। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सीधे क्रॉस गुणा करना है ना। चलिए करते हैं भाई। a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी है ना। आपको ऐसे क्रॉस गुणा कर लेना है, बीच में माइनस का साइन लगाना है बाय डेफिनेशन। उसके बाद इससे गुणा करना है c प्लस आयोटा डी इंटू माइनस सी प्लस आयोटा डी। इसको आप अगर हल कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। भले हल करने में थोड़ा टाइम लगे लेकिन चलिए करते हैं। देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है तो इसको तोड़ लेते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए भाई ये भी सही है। अब क्या करते हैं, हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं तो ये a प्लस b हो जाएगा और यहाँ से ये a माइनस b हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो अगर हम इसको तोड़ें तो a की जगह पे ये है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है तो आयोटा का होल स्क्वायर d का होल स्क्वायर माइनस करके लगाएंगे हम यहाँ c का होल स्क्वायर। बस इसको तोड़ देना है, तोड़ के हल कर लेना है। यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा आयोटा का होल स्क्वायर। आपको बताते चले कि आयोटा के होल स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। इस बात को याद रखना है, ध्यान रखना है। तो आयोटा का होल स्क्वायर का जहाँ वैल्यू रखना है वहाँ रखते हैं हम। तो यहाँ -1 करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ जो का हो जाएगा। ठीक है। अब चूंकि यहाँ हम -1 करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, -1 करेंगे और यहाँ डी स्क्वायर चूंकि है और हम इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा अरेंज करके देखें तो ये जो है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा है ना। तो इसको अगर ध्यान से हम लोग देखें तो ऑप्शन सी में इसका जो है ना बिल्कुल मैच कर रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और नए नए क्वेश्चन उठाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ हम लोग जरूर सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है डिटरमिनेंट इतना का वैल्यू है। चारों ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना है।
इस क्वेश्चन में फैक्टोरियल का इस्तेमाल किया गया है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फैक्टोरियल का जो भी वैल्यू होना है उसको लिख लेते हैं। तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू भी 2 ही होता है। चलिए भाई, तो यहाँ हम वैल्यू लिख लिए फैक्टोरियल 2 का। तो 3 का देखिए, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 3 2 1 यानी कि 6, इसको लिख लिए। इसी प्रकार इसका भी वैल्यू लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 3 का यहाँ 6 हो जाएगा और 4 का फैक्टोरियल 4 का हो जाएगा 4 3 2 1 यानी 4 3 12 और 12 दूनी 24। फिर इसका भी अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो ये तो 6 हो जाएगा, 4 वाला वैल्यू यहीं 24 हो जाएगा और 5 वाला में क्या होगा 5 4 3 2 1। आपको आना चाहिए फैक्टोरियल को तोड़ना। तो ये 5 का 20 20 3 60 60 दूनी 120। अब हम एक काम करते हैं, इसमें देखिए कॉमन ले लेते हैं कि देखिए यहाँ इसमें भी 2 दिख रहा है, 2 निकल जाएंगे, इसमें 6 निकल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 2 निकाल लेते हैं, इसमें से 6 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको तो भाई हम आराम से उतना ही लिख देंगे जितना वो है। अब इसमें हम 2 कॉमन निकाले हैं तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। इसमें 6 निकाल दिए तो 1 हो गया, ये 4 6 24 और ये 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, इसको एक्सपेंड करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं हम R2 निकालने के लिए R2 माइनस R1 कर लेते हैं और R3 निकालने के लिए R3 माइनस R1 कर लेते हैं। यहाँ हम जो भी प्रोसेस लिखे हैं इस प्रोसेस को करेंगे और आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसको तो भाई हम 12 कर दिए। चलिए भाई, अब ये 1 2 6 जो करते हैं, अब क्या करेंगे हम R2 निकालने के लिए R2 माइनस R1 करेंगे। इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, 12 में से 2 घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। फिर R3 निकालने के लिए देखिए R3 माइनस R1 लिखे हैं, इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 में से 2 घटा 2 हो जाएगा और 20 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा भाई 14। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल हो गया है। अब क्या करेंगे हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ये 12 जन का 3 हो जाएगा, है ना। अब इसको लेके एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1 को लेके एक्सपेंड करेंगे भाई, तो हाई खत्म लाइन और हाई कॉलम खत्म, तो इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो ये इस प्रकार इसको डिटरमिनेंट भी बना सकते हैं, है ना। चलिए एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, तो ये 12 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 14 और माइनस 12, तो ये 12 और इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24 और 24 को हम लोग लिखेंगे 4 3 2 1 यानी 4 3 12 और 12 दूनी 24 और ये जो है फैक्टोरियल 4 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, यदि x प्लस आयोटा y बराबर कितना हो तो x प्लस y का मान कितना होगा, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें ऐसे ऐसे कंडीशन दिए हुए हों उसको आप कैसे हल करिएगा भाई। तो देखिए x प्लस आयोटा y जो है इस डिटरमिनेंट के बराबर है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 आयोटा, इसमें माइनस का साइन देना होता है बाय डेफिनेशन, तो यहाँ 2 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा बढ़ाते हैं एक लाइन, है ना, तो ये 8 आयोटा और देखिए आयोटा का होल स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो आपको आई स्क्वायर के जगह पे रख देना है -1, तो यहाँ -2 है और यहाँ -1 रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ करना क्या है कि इसमें एक नियम होता है कि इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आ जाए और दोनों इक्वल हो जाए तो जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट के बिल्कुल बराबर होता है,
यानी कि x जो है बिल्कुल 2 के बराबर हो जाएगा और इमेजिनरी जो पार्ट होता है वो इस पार्ट के बराबर हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो जहां तक जोड़ने की बारी आएगी तो x और y को दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 2 और 8 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। 10 हो जाएगा। तो 10 किस ऑप्शन है भाई, 10 जो है ऑप्शन ए में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, यदि ओमेगा जो है इकाई के घनमूल हो तो इसका वैल्यू कितना होगा। कई बार परीक्षा में पूछ भी चुका है। तो देखिए, जब ओमेगा इकाई के घनमूल होते हैं तो आपको बताते चलें कि अगर इतना आएगा तो आपको एक लिखना है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा तो वहाँ 0 लिखना है। इस क्वेश्चन में इसी कंसेप्ट को बेस बना के पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ 1 ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ ओमेगा स्क्वायर 1 है और यहाँ ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ एक हम अप्लाई करते हैं रूल कि R1 निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वाला प्रोसेस हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा अगर करते हैं तो R1 में देखिए 1 प्लस ओमेगा प्लस यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए इसको जोड़ेंगे तो ये भी उतना ही हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाला तो भाई ज्यों का त्यों हो जाएगा, है ना। इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये 0 हो जाएगा। हम ना अभी बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ये आपको याद रखना है ना। एक बार और बता देते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो अगर हम इसके जगह पे 0 बैठा दें, है ना, अगर 0 बैठा दें, यहाँ भी 0 कर दें और यहाँ भी 0 कर दें, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आता है कि किसी डिटरमिनेंट में अगर तीनों नंबर यहाँ 0 हो रहे हैं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है ना। तो इस प्रकार इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा बिल्कुल 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमें कौन सा ऑप्शन बनना है आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि x y z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो चलिए इसे हल करते हैं भाई। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है log x, इसको हम ज्यों का त्यों रख देते हैं। ये है हमारा log y, है ना, और ये है log z। इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको log 2 प्लस log x लिख देते हैं। क्यों भाई, क्योंकि log 2 इंटू एक्स को हम इस प्रकार जोड़ में लिखेंगे बाई फार्मूला, है ना। यहाँ थोड़ा हम हटा के लिख देते हैं log y, इसको भी वैसे ही लिखेंगे log 2 प्लस में हो जाएगा log y। थोड़ा इसको पीछे लिखते हैं, नहीं तो सट जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं log 2 प्लस में हो जाएगा log z, है ना। चलिए इसको भी हम ऐसे ही अरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा log 3 प्लस में हो जाएगा log x, इसको ऐसे ही लिखेंगे तो ये हो जाएगा log 3 प्लस में log y। चलो इसको भाई लिख लेते हैं, log में ये हो जाएगा 3 और log में हो जाएगा ये z। ठीक है, यानी कि देखिए भाई, अगर m गुणा n के रूप में अगर कोई log है तो आप इसे log m प्लस log n के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने ऐसा ही किया। चलिए अब इसको हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा
कि अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये तो कट जाएगा, और इसमें से ये भी देख रहे हो ना ये कट रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ log 2 बच जाएंगे, और इसको भी इसमें अगर हम माइनस करते हैं तो ये उड़ेगा तो log 3 बचेगा। सिमिलरली वैसे ही हटने वाले हैं। तो यहाँ हम एक काम करते हैं, R2 निकालने के लिए, है ना, R2 निकालने के लिए R2 माइनस R1 कर देते हैं, और R3 निकालने के लिए R3 माइनस R1 कर देते हैं, और करके देखते हैं कि होता क्या है। तो ऊपर वाला log x, log y और log z, ये तो भाई ज्यों का त्यों रहेगा, ये इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे, यानी कि R2 माइनस R1 करेंगे तो ये हटेगा, तो यहाँ हो जाएगा log 2, और इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा भाई, माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, खत्म होकर ये log 2 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ माइनस कर दिए, R2 माइनस R1 कर दिए, तो ये खत्म होकर केवल log 2 बच जाएगा, है ना। और फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये खत्म होकर यहाँ log 3 हो जाएगा, है ना। और ये जो है इसको इसके साथ अगर माइनस कर दिए तो ये भी log 3 ही होगा, और इसको माइनस कर देंगे तो ये भी log 3 ही होगा, है ना। चलिए, तो अगर हम इस डेट को ध्यान से देखें तो इसमें log 2 बिल्कुल मैच कर रहा है, तीनों में है log 3। तो हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, log 2 ले लेते हैं R2 में, और R3 में ले लेते हैं log 3 कॉमन। चलिए इसमें log 3 कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें तो भाई log x, इसमें बच गया log x, इसमें बच गया log y, और इसमें बच गया log z। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ जब log 2 पूरा का पूरा निकाल लेंगे तो बचेगा 1 1 1, और इसमें log 3 निकाल देंगे तो बचेगा 1 1 1, और इतना होते ही अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा भाई 0, क्योंकि R2 और R3 बिल्कुल समान हो गया है, इडेंटिकल हो गया है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और 0 में जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 0 हो जाएगा, है ना। बहुत ही बढ़िया और झकास क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही झकास होने वाला है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 को। यदि a बराबर इतना हो और a क्यूब का डेट 125 हो तो k बराबर हाउ मच है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आपको बताते चलते हैं। देखिए, एक फार्मूला होता है कि अगर a लिखा हो और a का पावर n हो और उसका डेट हो, तो इसका जो वैल्यू है डेट a के पावर n के बराबर होता है। इस फार्मूला को आपको याद रखना है ना। चलिए, तो इसके हिसाब से अगर हम हल करें, इस क्वेश्चन को हल करें, तो यहाँ देखिए, यहाँ ए क्यू का डेट दिया हुआ है 125, ठीक है। तो इसको हम तो भाई ऐसे भी कर सकते हैं बाई फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ से हम इस पावर 3 वाले पार्ट को उधर ले जाएंगे, यानी कि घनमूल कर देंगे। तो यहाँ डेट ए का वैल्यू है ना, इधर हो जाएगा भाई साहब घनमूल, यानी कि क्यूब रूट। तो 125 का घनमूल होता है 5, है ना, 5 होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसको फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं, है ना। 5 गुणा 5 गुणा 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए a का वैल्यू अब यहाँ से हम निकालेंगे, तो यहाँ हम क्या करते हैं, k लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, k लिखते हैं, और ये 5 है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसी तिरछा तिरछी गुणा करके k स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5 कर देंगे। अब यहाँ से k स्क्वायर बराबर इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। और यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि हम किधर जा रहे हैं। तो यहाँ k स्क्वायर का वैल्यू देखिए 9 आ रहा है,
इसका मतलब है कि k का जो वैल्यू है वो ±3 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन सी ±3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, यदि डेट ए इक्वल टू 8 तथा ए कोटि 3/3 का एक वर्ग आव्यूह हो तो एडजॉइंट ए का डेट कितना होगा। तो देखिए ये भी सीधे फार्मूला पे है, आपको फार्मूला बताते चलते हैं। एडजॉइंट ए का फार्मूला होता है डेट ऑफ ए का पावर n-1। इस फार्मूला को बिल्कुल याद रखिएगा, इस पर बराबर क्वेश्चन पूछता रहता है ना। चलिए, तो यहाँ हमें यही तो निकालना था और यहाँ हमारे पास ए है, ये है। चलिए भाई ये भी ठीक है। और एन क्या है, एन आपको याद रखना है कि इस फार्मूला में एन जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, यानी कि उस आव्यूह की कोटि है। तो यहाँ कोट 3/3 का है, तो यहाँ n की जगह पे 3 कोटि वाला आव्यूह है, 3-1 कर देंगे। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि डेट ए का वैल्यू 8 है, तो यहाँ 8 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी 64 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यदि 5 और 7 समीकरण इतना बराबर 0 के मूल हो, रूट्स हो, तो तीसरा मूल है, थर्ड रूट इसका पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं भाई, जो भी हमारे पास समीकरण है उस समीकरण को यहाँ उठा के लाते हैं। क्या है समीकरण भाई, तो x 4 5 7 x 7 5 8 x बराबर 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक समीकरण है और इस समीकरण का 2 रूट दिया हुआ है, तीसरा रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्व में हम लोग क्या करते हैं, इसे r1 के सापेक्ष एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम x को उठाते हैं, तो यहाँ से देखिए ये खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 8 7 56 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम 4 को जब उठाए तो 4 जब लेंगे तो ध्यान रखिएगा, जब 4 लेंगे तो क्या होगा, इधर से 4 वाली लाइन खत्म हो जाएगी और 4 वाली कॉलम खत्म होगा। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7x माइनस 5 7 35 हो जाएगा। फिर अब 5 को उठा लेते हैं, अब यहाँ से 5 को उठा लेते हैं भाई। 5 को उठाएंगे तो ये 5 वाली कॉलम खत्म हो जाएगी और ये 5 वाला रो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब चलिए क्रॉस करते हैं, 7 8 56 और माइनस करके 5x और बराबर में क्या है भाई 0। इसको एक समीकरण बना लेते हैं, यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 56x, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 28x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 20 और 4 3 12 और 12 2 14, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 31 और ये 5 25 25 3 28 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 25x इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसे अरेंज कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, बड़े पावर को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जो सबसे छोटा पावर है उसको लिख लेते हैं। तो x वाला एक यहाँ है और एक यहाँ, तो तीनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो देखिए जोड़ते हैं भाई, माइनस 56 माइनस 28 और माइनस 25 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 8 6 14 14 5 19 के 9 हासिल 1 5 2 7 2 9 1 10, है ना। ये हो जाएगा माइनस में 109x, है ना। जोड़ने पे कितना हो जाएगा, ये और ये
तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 109x। फिर लास्ट में जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 4 12 और 2 1 3 1 4। ये हो गया हमारा असली समीकरण। अब इस समीकरण को हल करने के बाद इसका हम तीसरा मूल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला भाई? तो एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, जिसमें अल्फा और बीटा जो है एक मूल है। तो यहाँ एक मूल हमारा 5 दिया हुआ है तो अल्फा की जगह पे 5 रख देते हैं। एक मूल 7 दिया हुआ है तो इसको बीटा की जगह पे रख देते हैं। और तीसरा मूल मान लीजिए अगर गामा है तो यही हमें पता करना है। और क्योंकि माइनस बी जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और इसमें कहीं भी दूर दूर तक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं नजर आ रहा है तो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा 0। और ए जो है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। क्योंकि यहाँ 0 है और 0 में हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा 0। उसके बाद हम लोग यहाँ से तीसरा मूल आसानी से निकाल सकते हैं। ये गामा जो है ज्यों का त्यों रहेगा, ये 7 + 5 12 हो जाएगा। इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में 12 हो जाएगा, है ना। तो -12 जो है ऑप्शन ए में दिख रहा है। इस प्रकार इस समीकरण का जो तीसरा मूल होगा -12 होगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं क्या कहता है। यदि सारणिक की 2 पंक्तियां समान हो तो उसका मान है। तो आपको बताते चले ये सीधे एकदम प्रॉपर्टी पे जा रहा है कि किसी सारणिक यानी कि किसी डिटर्मिनेंट की 2 पंक्तियां या स्तंभ बराबर हो तो उसका मान 0 होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। यदि इतना का वैल्यू 20 है तो p का वैल्यू कितना होगा? p का वैल्यू बताना है। तो देखिए यहाँ हम C1 को ध्यान से देखें तो C1 में 2 टर्म जो है बिल्कुल 0 है। तो हम लोग C1 के एलोंग जो है ना एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ से हम इसे एक्सपेंड करते हैं 2 × अब इसको लेके तो ये वाली रो खत्म हो जाएगा, ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 1 + p। क्योंकि इसमें गुणा करेंगे तो ये 16 × 0 हो जाएगा तो उसको हम नहीं ले रहे हैं। और इसका वैल्यू कितना है तो 20 है। तो इसे बहुत फास्ट हल कर लेते हैं। 5 × 10 है ना, 10 को इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, है ना, तो ये कट जाएगा। तो p = 2 और ये एक उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि p का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा, है ना। p का वैल्यू 1 हो जाएगा और 1 जो है ऑप्शन बी में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। यदि a और b 3 कोटि के वर्ग आदि हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो तथा डेट a का वैल्यू -1 हो, डेट b का वैल्यू 3 हो तो 3ab का डेट कितना होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। बहुत ही झकास क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये कैसे बनेगा, है ना। तो देखिए 3ab का यहाँ डेट पूछा जा रहा है। आपको यहाँ बताते चलें कि यहाँ a और b 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो 3/3 का जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जब हम 3 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3/3 का जो मैट्रिक्स बनेगा उन सारे एलिमेंट्स में 3 से गुणा हो जाएगा, है ना। तो जब हम उसको डिटर्मिनेंट में बदलेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो हर रो से या हर कॉलम से, है ना, 3 कॉमन होगा। तो ये 3 जो है ना ट्रिपल बार होगा, यानी कि 3 की पावर 3 हो जाएगा। और उसके बाद जो बचेगा तो सीधे फार्मूला पे हो जाएगा, सीधे फार्मूला पे हो जाएगा ऐसे, है ना।
यानी कि ये तो हम कॉमन निकाल लिए, बाहर कर देंगे 3 के पावर 3। और एक चीज हम लोग पढ़े हैं कि जब ऐसे होता है ना तो ये अलग अलग डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, ऐसे इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ 3 के पावर 3 करेंगे तो 3 के 9 9 3 27 हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना है भैया, तो इसका वैल्यू -1 है, इसका वैल्यू कितना है तो 3 है। तो 27 यह कितना हो जाएगा -81। इस माइनस को मल्टीप्लाई करा लेना है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी -81 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि डेट ऑफ ए बराबर 3 हो और एडजॉइंट ए का डेट 243 हो तो एन बराबर हाउ मच। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, सीधे यहाँ जो भी कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 243 है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि एडजॉइंट ए का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है भाई डेट का n-1 और उसको तोड़ते हैं तो 243 को अगर आप ऐसे तोड़ेंगे तो देखिए 81 हो जाएगा, फिर ये 27 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 5, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ डेट ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो यहाँ जो हम वैल्यू है डेट ए का यहाँ 3 रख देते हैं, तो 3 का पावर n-1 हो जाएगा और यहाँ पहले से ही 3 के पावर 5 है। अब यहाँ क्या करेंगे, बेस बराबर हो चुका है, तो बेस बराबर है तो दोनों ओर का हम लोग क्या करेंगे, बेस हटा देंगे। तो बेस हटाएंगे तो n-1 बराबर 5 हो जाएगा और यहाँ से हम n ज्ञात करेंगे तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो n जो हमारा है ना, n जो हमारा आंसर है 6 आया हुआ है ना, और 6 जो है ऑप्शन सी में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। यदि a 3/3 कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो एडजॉइंट ए का डेट कितना होगा। यहाँ एडजॉइंट ए का डेट पूछा जा रहा है, तो एडजॉइंट ए के डेट का सीधे फार्मूला होता है डेट ऑफ ए का पावर n-1, जहाँ n जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, यानी कि उस अवयव की कोटि है। तो यहाँ अवयव की कोटि जो है 3 है, तो यहाँ n के जगहिया पे हम लोग 3 रख देंगे और 3 में से 1 घटाएंगे तो डेट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये जो है ऑप्शन बी में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। यदि a 3/3 कोटि का वर्ग अवयव हो तो k a का डेट कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ एक बात आपको केवल ध्यान रखना है, या यूं कहें कि आपको याद रखना है। अगर ऐसा पूछे, है ना, तो आपको क्या करना है, सीधे k को बाहर निकाल के यहाँ n लिख देना है और यहाँ डेट a कर देना है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जहाँ n जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो यहाँ हमें क्या करना है कि अब n की जगह पे जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को केवल पुट करना है। यहाँ 3 पुट कर देना है और यहाँ डेट के जेम का तेम रख देना है, बस हो गया। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर यही क्वेश्चन 2/2 का अगर रहता तो यहाँ n की जगह पे 2 लिख देना था, है ना। तो ध्यान रखना है, अगर दोनों तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आपको यही फार्मूला याद रखना है ना। इस फार्मूला को याद रखना है और इसी पे मार देना है टिक, है ना। यहाँ k का पावर n है, n की जगह पे ऑर्डर को लिख देना है, यहाँ डेट कर देना है। तो ये जो ऑप्शन है सी में, है ना, ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है भाई, ये ऑप्शन सी में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। यदि a 2/2 कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डेट ऑफ ए इनवर्स कितना होगा। तो देखिए यहाँ a जो है 2/2 कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो एक फार्मूला होता है
कि a इंटू ए का इनवर्स बराबर a इनवर्स इंटू ए बराबर आई। ये एक फार्मूला होता है जब कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है तब ये फार्मूला रखा जाता है। तो हम एक काम करते हैं, अब इस फार्मूला में से हम इसको उठा लेते हैं। ठीक है, इसको उठा लिए। चलिए भाई, उठाने के बाद क्या किए कि हम बोथ साइड में डेट लगा दिए। बोथ साइड में क्या किए, डेट लगा दिए। तो यहाँ भी हम लगा दिए डेट, है ना। अब क्या करते हैं कि बाई फार्मूला इस कंडीशन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं अलग अलग डेट के रूप में, है ना। आपको पता होनी चाहिए, एक थ्योरम है कि ए बी का डेट जो है डेट ए इंटू डेट बी के बराबर होता है। तो उसी फार्मूला पे, उसी थ्योरम पे हमने यहाँ रख दिया। और एक बात और ध्यान रखना है, आई का डेट हमेशा एक होता है, ये याद रखना है, ये भी पूछता है बोर्ड में, है ना। तो इसका वैल्यू हो गया 1। अब हमें पूछ रहा है कि डेट ए का इनवर्स कितना है। तो यहाँ डेट ए का इनवर्स यहाँ दिख रहा होगा, और इसका वैल्यू जो है इसको उधर जब ले जाएंगे तो 1/डेट ए हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कि इस चीज को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ऐसे, तो ये ए इनवर्स का डेट है और इसका जो आंसर होगा 1/डेट ए के बराबर होगा, है ना। 1/डेट ए के बराबर होगा। और 1/डेट ए जो है ऑप्शन बी में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी में हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, यदि इतना बराबर इतना है तो x बराबर कितना। ऐसा भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, तो हमने सोचा कि चलो भाई एक ऐसा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो इसको हल कर लेना है। जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन को हल किए हैं, तो यहाँ क्रॉस गुणा कर लेना है, x² माइनस 18 दूनी 36। फिर इसको कर लेना है 36 और माइनस लगा के 18 दूनी 36। तो ये 36 तो गायब हो जाएगा और यहाँ x² बराबर 36 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ x² बराबर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर दोनों ओर से गुणा देना है। तो x का वैल्यू जो है प्लस माइनस 6 हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट भी जल्दी से बनाया जा सकता है ना। हमने थोड़ा सा इसको विस्तार से कर दिए हैं कि सभी लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो x बराबर प्लस माइनस 6 होगा और प्लस माइनस 6 जो है ऑप्शन ए में दिख रहा है। इस प्रकार इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, डिटरमिनेंट इतना का वैल्यू कितना होगा ये बताना है। तो देखिए, इसमें यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है और यहाँ y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y है। तो अगर हम लोग या तो इसको इसमें जोड़ते हैं या इसको इसमें जोड़ते हैं, तो अगर हम पूरे को इसमें जोड़ें तो ये x प्लस y प्लस z हो जाएगा, ये भी x प्लस y प्लस z हो जाएगा और ये भी x प्लस y प्लस z हो जाएगा। और x प्लस y प्लस z को हम कॉमन लेके आसानी से बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं कि C1 पता करने के लिए एक काम करते हैं, C3 पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि C3 और प्लस C1 जोड़ देते हैं, है ना। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। तो ये भाई ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब ये C3 है हमारा, ये C3 में हम लोग ये C1 जोड़ेंगे तो x प्लस y प्लस z हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो ये भी x प्लस y प्लस z हो जाएगा, इसमें भी जोड़ेंगे तो उतना ही होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब इसमें क्या होगा कि हम इसमें अगर कॉमन लेते हैं x प्लस y प्लस z, तो यहाँ तो x y z ज्यों का त्यों रहेगा, ये भी ज्यों का त्यों रहेगा और ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ C2 और C3 दोनों समान हो जा रहे हैं और इस परिस्थिति में जो है ना बाई प्रॉपर्टी, इसका वैल्यू जो है ना 0 हो जाता है और 0 में इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल 0 हो जाएगा। और 0 जो ऑप्शन जो है बी में भी दिख रहा है और साइन 0 भी 0 होता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है।
तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन को ध्यान से मानना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, यदि a प्लस बी रूट 3 बराबर इतना हो तो a प्लस बी का मान कितना होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए यहाँ a प्लस बी रूट 3 बराबर कितना है, इतना है। तो चलिए इसे डायरेक्ट हल कर लेते हैं, इसे तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं। तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, चलिए गुणा करेंगे तो रूट 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर माइनस लगा के इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, माइनस में 2 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक रूल आपको याद रखना है, ये तो आसानी से बना लिए, ये तो बनाने आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये ए वाला जो है ना इस 2 के बराबर हो जाएगा, है ना, और ये बी वाला जो है -2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान रखना है। अब यहाँ पूछ रहा है क्या चीज भाई कि a प्लस बी बता दीजिए, तो ये 2 है और ये -2 है, तो दोनों का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। और 0 जो है ऑप्शन बी में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, डेट कितना का वैल्यू कितना। तो देखिए यहाँ 1 1 2 है, यहाँ 2 2 4 है, यहाँ 3 5 6 है। तो एक काम करते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये हमारा 1 1 2 है और इसमें कॉमन लेते हैं 2, तो 2 इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 1 2 हो जाएगा। और ये तो भाई 3 5 6 जो करते होगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो भाई R1 और R2 दोनों बराबर ही हैं, समान है। और जब समान होता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 और 2 में 0 से गुणा होगा तो आंसर हो जाएगा 0। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, यदि ए बी सी AP में हो तो इतना का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए अगर ए बी सी AP में होगा, है ना, क्या होगा, AP में हो तब हम b माइनस ए करेंगे और c माइनस बी करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम इसको इधर लाते हैं तो 2b बराबर c प्लस ए हो जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन होगा कब भाई, जब ए बी सी हमारा AP में होगा। चलिए अब हम एक काम करते हैं, अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, अब हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है ना, ए और सी को इसके हिसाब किताब में लाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ R1 निकालने के लिए R1 प्लस R3 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए तो यहाँ अगर इसको जोड़ते हैं तो ये x हो जाएगा 2x और ये 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ते हैं भाई, तो ये भी हमारा हो जाएगा 2x प्लस 6 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस a प्लस c। बीच वाला हमारा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई बदलाव आने नहीं दिया जाएगा, है ना, उसको ऐसे ही लिख देना है, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। चलिए अच्छी बात। अब हम एक काम करते हैं, अब यहाँ a प्लस सी के जगह पे 2b रख देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा यहीं पे काम करते हैं, यहाँ 2b रख लेते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सब में 2 2 दिख रहा है, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए भाई 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 हटा देंगे और यहाँ 2 हो जाएगा, इससे 2 हटा देंगे और यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ से 2 हटा देंगे, यहाँ से। अब ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि यार हाई x प्लस 2 है, हाई x प्लस 2 है, सब मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। यानी कि R1 और R2 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल बराबर हो गया है। तो अगर ऐसा है, बराबर दिख रहा है, तो भाई इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा। अब 0 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 जो है ऑप्शन बी में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। और ये 2018 में आया भी था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के
एक्सपेंड करके इसको देखना है, खींचना है सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, डेट इतना का वैल्यू कितना होगा। 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसमें a माइनस बी माइनस सी माइनस ए है। इसमें ध्यान से देखेंगे b माइनस सी माइनस ए माइनस बी है। इसमें c माइनस ए माइनस बी माइनस सी है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ के देखें तो देखिए ये माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, ये माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा। तो अगर हम लोग R1 निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं तो पूरी संभावना बन रही है कि ये जो टर्म है 0 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं। R1 निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना, ये हम अप्लाई करते हैं इस डिटरमिनेंट में, है ना। तो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जब हम इसे जोड़ेंगे, है ना, हमने दिखाया कि प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, तो ये देखिए 0 हो गया। इसी प्रकार अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये इससे खत्म हो जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ये हमारा R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो देखो C से C कट जाएगा, B से B कट जाएगा, A से A कट जाएगा, और ये पूरा का पूरा 0 हो जा रहा है। अब हमारा R2 में B माइनस सी बचेगा, C माइनस ए बचेगा, यहाँ A माइनस बी बचेगा, यहाँ C माइनस ए माइनस बी माइनस सी ज्यों का त्यों बचेगा, है ना। केवल ऊपर वाला तीनों जो है 0 हो गया है। और बाई प्रॉपर्टी हमें पता है कि भाई अगर हाई तीनों 0 हो गया तो ये पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, यदि डेट इतना का वैल्यू x प्लस आयोटा वाई हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, आपको बतानी है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को हल कर लेते हैं, है ना, और देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है, उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसे R1 के हिसाब से जो है ना एक्सपेंड कर देते हैं, है ना। तो R1 के हिसाब से जब हम एक्सपेंड करेंगे तो अगर हम इसको लेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइन R1 खत्म हो जाएगी और ये भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 आयोटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और बीच में चूंकि माइनस होता है और यहाँ पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। जब हम इसको लेंगे तो क्या होगा कि ये R1 तो खत्म होगा ही होगा, ये भी खत्म हो जाएगा C2, है ना। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ बच गया 1, तो इसको ले लेते हैं। तो जब इसको लेंगे तो क्या होगा, ये पूरी लाइन खत्म, ये खत्म, है ना। इसको जब खत्म करेंगे C3 वाला लाइन को और इसको खत्म करेंगे तो ये बचेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तियां 12 और ये हो जाएगा हमारा माइनस करके 30 तिहाई 90 आयोटा। और ये जो वैल्यू है x प्लस आयोटा वाई के बराबर है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग हल कर लेते हैं, है ना। हल करके देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है। तो देखिए यहाँ 3 आयोटा का होल स्क्वायर है और हमें पता है कि आयोटा का होल स्क्वायर -1 होता है ना। तो ये हमारा -3 हो जाएगा, ये जो दिख रहा है ये -3 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। तो देखिए 6 आयोटा -3 +3 ये कटने वाला है ना, इसको हटा दिया जाएगा। अब यहाँ से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12 आयोटा का होल स्क्वायर, इसमें करेंगे तो 30 तिहाई 90 आयोटा। फिर इधर आएंगे तो क्या होगा, प्लस में ये 12 हो जाएगा और माइनस में 90 आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। अब देखिए भाई यहाँ से ये तो कट के 0 हो गया और 0 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कहानी तो खत्म हो गई। अब यहाँ आयोटा का होल स्क्वायर जब है और उसका वैल्यू हम पुट करते हैं, यानी कि आयोटा का होल स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो यहाँ जब रखेंगे तो ये -12 हो जाएगा
और ये 90 आयोटा और -90 आयोटा प्लस माइनस में है तो ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ भी प्लस में 12 है ना, यहाँ भी प्लस में 12 है। तो ये जो वैल्यू है x प्लस आयोटा y के बराबर होगा, तो ये -12 प्लस 12 तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। पूरा का पूरा क्या हो गया भाई, खत्म हो गया। तो इसका मतलब x प्लस आयोटा y बराबर 0 हो गया। ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इसमें सारे जो टर्म हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जो रियल पार्ट है वो भी 0 हो रहा है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, x बराबर 0 y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है 2 इंटू डेट ऑफ ABCD। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि ये अगर बाहर 2 है और हम इसको अंदर करेंगे तो ये किस प्रकार करेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट में जो मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, वो किस प्रकार का होता है ना। तो देखिए भाई, जब किसी भी डिटर्मिनेंट में हम लोग गुणा करते हैं तो या तो किसी R1 में करते हैं या किसी C1 में करते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो केवल 2 में यहाँ गुणा है और कहीं गुणा नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत है। अब हम इसको अगर देखें तो 2 में सब में गुणा हुआ है ना। जबकि ऐसा जो मल्टीप्लाई होता है केवल मैट्रिक्स में होता है, आव्यूह में होता है कि अगर कोई बाहर 2 है और गुणा करना है तो सारे एलिमेंट्स में करना होता है। तो ये मैट्रिक्स नहीं है भाई, ये डिटर्मिनेंट है, इसलिए सभी में गुणा ये तो होगा नहीं, बी ऑप्शन भी फेल हो गया। अब ये भी तो इसके ही जैसा है, केवल इसमें 2 से गुणा हुआ है। और इसको अगर हम देखें तो 2 में गुणा जो है C1 में किया गया है, यानी कि डिटर्मिनेंट का जो गुणा होता है या तो आप C1 में केवल गुणा कर सकते हैं अंदर, या इसमें कर सकते हैं किसी एक में, या इसमें कर सकते हैं या इसमें कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। 2 में केवल C1 में गुणा होगा या C2 में होगा या R1 में होगा या R2 में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी डिटर्मिनेंट में गुणा जब होगा तो किस प्रकार होगा, कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। ध्यान रखना है, मैट्रिक्स में जो गुणा होता है सारे एलिमेंट्स में होता है और डिटर्मिनेंट में किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है डेट इतना प्लस डेट इतना का वैल्यू कितना। तो देखिए, इस डिटर्मिनेंट को और इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से अगर देखा जाए तो इसमें क्या किया हुआ है भाई, ये जो 4 5 6 है यहाँ बैठा हुआ है, ये 1 2 3 यहाँ आ गया है। यानी कि क्या हुआ है कि इसके R1 को R3 में बैठा दिया गया है और जो R3 में बैठा हुआ है उसको R1 में बदल दिया गया है। तो प्रॉपर्टी हमारा कहता है कि किसी सारणिक में, किसी डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी 2 पंक्ति को या 2 स्तंभ को परस्पर इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसके मान में माइनस का अंतर होता है ना। यानी कि अगर ये जो वैल्यू है, अगर इसका वैल्यू हमारा x आ रहा है तो इसका वैल्यू जो होगा ऐसा करने से ये -x हो जाएगा और दोनों को चूंकि जोड़ना है तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, है ना। यानी कि इसका और इसका जो वैल्यू होगा बिल्कुल 0 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 0 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है डेट इतना माइनस डेट इतना का वैल्यू होगा। तो अगर इस डेट को हम लोग ध्यान से देखें तो ABCDEFGHI है। अब इसको हम देखें तो ABC को ऐसे लिखा गया है ना, इसमें ऐसे लिखा गया है, DEF को ऐसे लिखा गया है तो इसको ऐसे लिखा गया है, इसको ऐसे लिखा गया है तो इसको ऐसे लिखा गया है। और प्रॉपर्टी कहता है कि किसी डिटर्मिनेंट के उसके पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर इसका वैल्यू मान लीजिए कि k है, सपोज दैट k है, तो इसका भी वैल्यू वही होगा, इसमें अंतर नहीं होने वाला है। और दोनों को माइनस करेंगे तो ये कट के कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का भी जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 0 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, डेट इतना में माइनर ऑफ 1 2 कितना होगा, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ 1 2 के माइनर कितने होंगे, उसका वैल्यू कितना होगा, है ना। यानी कि एलिमेंट्स ऑफ 1 2 का उपसारणिक पता करना है। देखिए ये एलिमेंट्स 1 1 है और ये हमारा एलिमेंट्स 1 2 है। तो 1 2 एलिमेंट्स जहां रहता है उसके पंक्तियों को हटा दिया जाता है और उसके स्तंभों को हटा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नंबर बचेगा, है ना, वही जो है इस एलिमेंट्स का माइनर हो जाएगा। तो यहाँ 6 बच रहा है ना, 6 बच रहा है, तो 6 जो है ना इस एलिमेंट्स का माइनर हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में पूछा जा रहा है कि डेट इतना में 2 3 का कोफैक्टर कितना होगा, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ 2 3 का कोफैक्टर कितना होगा, यानी सहखंड कितना होगा, ये हमें बताना है। तो हमें जिस एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना होता है उसके लिए एक फार्मूला होता है i + j × mij। अब हमें पता करना है एलिमेंट्स ऑफ 2 3 का, तो यहाँ -1 के पावर 2 + 3 कर देना है और माइनर ऑफ 2 3 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ -1 के पावर 5 करेंगे तो ये तो भाई -1 ही होगा। और माइनर ऑफ 2 3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि माइनर ऑफ 2 3 कहाँ है, यहाँ है। तो ये एलिमेंट्स जहाँ हैं इसके पंक्तियों को हटा देना है, रो को हटा देना है, इसके कॉलम को हटा देना है। उसके बाद जो भी डिटर्मिनेंट बचेगा वही जो है इस एलिमेंट्स का कोफैक्टर हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 -5 हो जाएगा और -1 और इसमें से माइनस करेंगे तो 8 में से 5 घट जाएगा 3, रिजल्टेंट इसका -3 होगा और -3 जो है ऑप्शन सी में है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, a बराबर इतना हो तो इसका एडज्वाइंट कितना होगा, इसका एडज्वाइंट बताना है। तो एडज्वाइंट बताने के लिए हमें बिल्कुल देर नहीं लगाना है और एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है बोर्ड में, है ना। तो इसमें करना क्या है कि इधर डायगोनली जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं इसको परस्पर जो है ना परिवर्तन कर देना है, यानी कि a चला जाएगा इसके घर और ये चला जाएगा इसके घर। तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 2 और इधर वाले जो तिरछा तिरछी नंबर होते हैं इसके चिन्ह को परिवर्तन कर देना है, इसके चिन्ह को बदल देना है। अगर ये प्लस में है तो माइनस कर देना है, अगर माइनस में रहता तो प्लस में कर देना है। चूंकि दोनों प्लस में है तो दोनों को माइनस कर देना है। एक बार फिर समझ लीजिए, ये आ जाएगा इसके यहाँ और ये आ जाएगा इसके यहाँ और इसके साइन में परिवर्तन होगा और यही जो है एडज्वाइंट ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो 5 - 3 -4 2 ऑप्शन बी में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, यदि ए बी का डेट 50 हो और बी का डेट 5 हो तो ए का डेट कितना होगा। तो इसमें देखिए क्या करना है कि एक प्रॉपर्टी होता है कि ए बी का डेट जो है ना अलग अलग डेट ए और बी के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू तो 50 है और इसका वैल्यू हमें पता करना है और इसका वैल्यू कितना है 5 है। तो हमें यहाँ से ए का वैल्यू जो है ना फटाफट पता कर लेना है, बहुत ही शानदार और आसान है। 10 × 5 = 50 हो जाएगा। इस प्रकार डेट ए का वैल्यू जो है 10 हो जाएगा और 10 जो है ऑप्शन ए में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, यदि ए बराबर इतना अव्युत्क्रमणीय हो तो एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स
अव्युक्त कर्मणीय हो यानी सिंगुलर हो, है ना, तो उसका डेट जो है 0 होता है ना। इस बात को याद रखना है, ध्यान रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर वो सिंगुलर हो, अव्युक्त कर्मणीय हो, तो उसका डेट जो है 0 होता है। तो हम लोग यहाँ इसका डेट जो है 0 करेंगे और डेट 0 करके बहुत जल्द इसको हल कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 3 और माइनस एक्स इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसे बढ़ाएंगे x कॉमन लेके तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको 0 कर देंगे और इसको 0 करेंगे, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान जो है 0 भी है, 1 भी है और माइनस 1 भी है। और ऑप्शन को हम लोग ध्यान से देखें तो 0 भी है, 1 भी है, माइनस 1 भी है। इसका मतलब ये हुआ कि उपरोक्त में सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, यदि a बराबर इतना व्युत्क्रमणीय हो यानी कि नॉन सिंगुलर हो तो k का मान कितना होगा। तो कोई भी मैट्रिक्स जब नॉन सिंगुलर होता है तो डेट ए का वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो यहाँ से लिखा हुआ है K236 और इसका जो वैल्यू है 0 के बराबर नहीं है और इसे सॉल्व करेंगे तो 6k माइनस 6 डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम k का वैल्यू निकालेंगे, है ना, तो देखिए k बराबर नहीं 6/6, है ना, तो ये कट कुट के कितना होगा भाई, k बराबर नहीं 1। इसका मतलब ये हुआ कि k का वैल्यू जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि k के किस मान के लिए, है ना, k के कौन सा ऐसा वैल्यू हम लोग रखेंगे कि a बराबर इतना जो है व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। तो ये तो कह रहा है कि भाई k का मान आपको 1 नहीं रखना है, बाकी किसी भी मान के लिए ये नॉन सिंगुलर हो जाएगा। इसका मतलब कि ये तो होगा नहीं क्योंकि k बराबर नहीं 1 होना है, k बराबर नहीं 1 होना है। तो k बराबर 2 पर भी नॉन सिंगुलर हो जाएगा, k बराबर 3 पर भी नॉन सिंगुलर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि B और C दोनों ऑप्शन हो रहे हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा D हो जाएगा, B और C दोनों, ठीक है। आज बस इतना ही, बाय।